हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम अपना पहले चैप्टर में जो हमने आपको पढ़ाया था विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ था, किन कारणों से हुआ था, सब कुछ बिल्कुल विद डिटेल से आपको हमने पुरानी क्लास में अपनी बता रखा है। आज हम आपके लिए आए हैं सेकेंड विश्व युद्ध का बीजारोपण, मतलब सेकेंड विश्व युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट विश्व युद्ध जो हुआ था, वर्ल्ड हुआ था, तो ऐसा लगा था कि इसके बाद अब नहीं होगा ऐसा कभी, लेकिन फिर ऐसा हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तब उससे भी खतरनाक हुआ था। और क्यों हुआ था इसका बीजारोपण फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही पड़ चुका था। और कैसे पड़ा था हम आज आपको वही डिटेल से बताएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की क्या कमियां रही कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, ये हम आपको डिटेल से बताएंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार वैसे कहाँ से कहाँ तक चला था? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। ये आप डेट नोट कर लीजिए, डेट पूछी जाती है। तो हम आपको पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार का बता देते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध एक बार दोहरा देते हैं आपके सामने क्या हुआ था और कैसे हुआ था। जैसे हमने आपको बताया था प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 18 जून था, 18 जून और 1914 चल रहा था। 18 जून 1914 को किसकी हत्या हुई थी? आपको बताया है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या सर्बिया के द्वारा करवा दी गई थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या सर्बिया के द्वारा करवा दी गई थी, हमने आपको ये बताया था। ऑस्ट्रिया, उसका नाम क्या था अगर आपसे पूछा जाए? फर्डिनेंड। क्या नाम था? फर्डिनेंड नाम था उसका, जिसकी हत्या हुई थी। क्या नाम था? फर्डिनेंड नाम था जिसकी हत्या हुई थी। ऑस्ट्रिया का राजकुमार ये था और ये हत्या करवाई की गई थी। ये आपको बताया था हमने ब्लैक हैंड नाम का, ब्लैक हैंड मतलब काला हाथ नाम का एक संगठन था जो सर्बिया के मतलब पक्ष में समझ लो या सर्बिया मदद कर रहा था, तो उस सर्बिया के द्वारा करवाई गई थी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चुनौती भी दी थी, चुनौती नहीं मान लो आप जो भी कहो, प्रार्थना की चुनौती दी है, धमकी दी हो, वो भी दी थी कि अगर आपके मतलब हाथ है या आपका कोई संगठन है तो आप उसे दंडित करें, युद्ध नहीं होगा। अगर ये दंडित कर देता सर्बिया तो युद्ध नहीं होता। अच्छा, सर्बिया क्या था? सर्बिया के कान पे जू नहीं होगा क्योंकि ऑस्ट्रिया से मजबूत था सर्बिया, ऑस्ट्रिया से मजबूत था, मैंने आपको पढ़ाया है, ऑस्ट्रिया से मजबूत था सर्बिया। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके सपोर्ट में कौन आता है? सर्बिया जो ऑस्ट्रिया था इसके सर्वे कौन आता है? फिर आता है जर्मनी। जब इसकी सपोर्ट में जर्मनी आ जाता है ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में, और उधर कौन आ जाता है? उधर सर्बिया के सपोर्ट में आ जाता है रूस। जब जर्मनी और रूस सामने हो जाते हैं तो जर्मनी को मिर्चा लग जाता है। हमने आपको बताया था बहुत तगड़ा कि अच्छा रूस अब हमसे लड़ेगा। अच्छा, जर्मनी क्या था? जर्मनी का सिस्टम ये था, जर्मनी उस टाइम बहुत मजबूत देश था कि इसके पास कुछ मिसाइलें ऐसी थी जो आग उगलती थी, वो और किसी अन्य देश के पास नहीं थी, तो इसलिए डरता नहीं था। तो ये इसने क्या किया? इसने डायरेक्ट रूस को धमकी दी थी, इसने डायरेक्ट रूस को धमकी दे दी थी। कब दी थी रूस को धमकी? 1 अगस्त 1914 को इसने रूस को धमकी दे दी थी कि युद्ध की घोषणा कर दी थी कि अब हम आपसे युद्ध करेंगे। रूस ने क्या किया था? रूस फ्रांस को बीच में लाता है। फ्रांस क्या था? फ्रांस जर्मनी का पड़ोसी था, रूस का मित्र। जर्मनी का पड़ोसी था लेकिन मित्र किसका था? ये रूस का था। जब जर्मनी को बोलता है, जर्मनी से फ्रांस बोलता है कि आप ना लड़ो। अच्छा, ये क्या था? जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मनी बहुत तगड़े थे, ये एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते थे। वो उसे नीचा दिखाना चाहता था, वो उसे नीचा दिखाना चाहता था। इन लोगों के बीच में ये चल रहा था। अब क्या होता है, अब और गुस्सा आ जाती है फिर जर्मनी को कि तुम मदद करोगे रूस की, तुम मेरी टक्कर लोगे। अब ये क्या करता है, ये फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर देता है। जर्मनी क्या करता है? जर्मनी फ्रांस के खिलाफ कब करता है? आप ये डेट लिख लीजिए। 1 अगस्त को किसके खिलाफ करता है जर्मनी? 1 अगस्त को रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा। और 3 अगस्त को किसके खिलाफ कर देता है? 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ घोषणा कर देता है युद्ध की। और उसके बाद फिर क्या होता है? जब फ्रांस रूस को तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप, फिर ये फ्रांस के ऊपर आक्रमण करने के लिए चल देता है, युद्ध करने के लिए। अब फ्रांस जाने के लिए क्या होता? फ्रांस जाने के लिए रास्ता कहाँ से पड़ता? फ्रांस जाने के लिए एक छोटा देश हमने आपको बताया था, बेल्जियम से रास्ता पड़ता था। बेल्जियम से रास्ता पड़ता था तो बेल्जियम वाले क्या करते हैं? मना करते हैं। जैसे कोई छोटा देश, आपको हमने बताया था, छोटा देश होता है या छोटा होता है और कोई हमलावर आ रहे हैं उसके घर में अगर छुपे हैं तो वो हाथ जोड़ के कहता है भैया हमारे घर पे मत छुपो आप, वरना मेरी आफत हो जाएगी, आप भी मुझे मारोगे, वो भी मुझे मारेंगे। तब जर्मनी का और गुस्सा आ जाता, अच्छा तुम इतने छोटे से देश होके मेरी टक्कर लोगे, मेरा रास्ता रोकोगे। तो ये बेल्जियम के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर देते हो। देख लो आप किसके खिलाफ कर चुका है? ये रूस के खिलाफ भी कर चुका है युद्ध की घोषणा, अकेले जर्मनी। इसके साथ सिर्फ ऑस्ट्रिया था और फ्रांस के खिलाफ भी कर सकता है, तो इसके पास कोई पावर तगड़ा तो होगा, तभी तो ये कर रहा है, अजय थोड़ी कर रहा है। अच्छा, फिर ये क्या करता है? बेल्जियम किसके अंतर्गत आता है? बेल्जियम का उस टाइम लालन पालन कौन देखता था? इंग्लैंड के अंडर में आता था। इंग्लैंड से वहाँ के ताल्लुक बहुत अच्छे थे, तो इसलिए इंग्लैंड के ये अंतर्गत आता था। तो इंग्लैंड जर्मनी को कहता देखो तुम्हारा बहुत हो गया, तुम बहुत कुछ कर चुके हो, बेल्जियम छोड़ दो, कोई दूसरा रास्ता देख लो। अब अच्छा इसे और गुस्सा, अच्छा अब आप भी हमसे लड़ोगे, ये गुस्सा में कहता है। चलो ये क्या करता है? फिर 8 अगस्त को
8 अगस्त को ये क्या करता है, 8 अगस्त को ये इंग्लैंड के खिलाफ भी घोषणा कर देता है युद्ध की। अब देखो एक देश कितने बराबर से युद्ध की घोषणा करता जा रहा है। बात क्या थी, बात सिर्फ इतनी छोटी सी थी कि एक राजकुमार के जो ऑस्ट्रिया का था उनकी हत्या हुई थी। उनकी हत्या के चक्कर में उनका बदला लेने के लिए ये सब आपस में लड़े जा रहे थे। जर्मनी आ गया था ऑस्ट्रिया के सपोर्ट, और उधर सर्बिया के सपोर्ट में कौन आ गया था, रूस आ गया था। तो इस प्रकार से ये क्या दो खेमों में बट जाता है, एक मित्र राष्ट्र हो जाता है, एक धुरी राष्ट्र हो जाता है। अच्छा, इसमें जीत होती है मित्र राष्ट्र वालों की, क्यों, वो बहुत हो जाते हैं। अब ये 4 साल चलता है। ये इसकी डेट क्या है, हमने इसकी आपको डेट भी बताई थी। इसकी डेट होती है 1914 से 1919 तक ये चलता है। 28 जून को हत्या होती है फर्डिनेंड की, और 28 जुलाई को युद्ध की घोषणा सर्बिया के खिलाफ ऑस्ट्रिया और जर्मनी कर देते हैं। हमने आपको बताया था। तो ये युद्ध की घोषणा ये 4 साल चलता। अब आप एक चीज़ बताइए, 4 साल अगर कोई युद्ध हो रहा है तो वहाँ की स्थिति क्या होगी, आप ये बताइए भाई। एक वो क्या था, 2-2 करोड़ एक दिन का सेना का खर्चा था भाई। युद्ध में जो सैनिक लड़ने जाएंगे उनका खर्चा होगा नहीं होगा। अब जर्मनी की भी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। जो वहाँ की आंतरिक स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पैसों की दिक्कत सबके। तो क्या करते हैं, जर्मनी के जो वासी होते हैं वहाँ के, वो घोषणा कर देते हैं। वो मतलब आंतरिक लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। जो वहाँ का शासक होता है जर्मनी का, उसे भागना पड़ता है। वो भाग के दूसरे देश में छिपता जाके है। फिर वहाँ पे क्या होता है, फिर वहाँ पे सरकार पलट जाती है, दूसरा शासक आता है, फिर एक संधि होती है, वर्साई की संधि। वही हम आपके सामने लेके आए हैं, वर्साई की संधि क्या है। इसलिए हमने थोड़ा आपको रिवीजन कराया है, क्योंकि मैंने ये अपने आपको पीछे वाला जो पार्ट है इसमें बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है, क्या हुआ था, क्या कारण रहा था, कौन देश कब शामिल हुआ, मित्र राष्ट्र में कितने थे, धुरी राष्ट्र में कितने थे, सब बिल्कुल समझाया हुआ। अब हम आपके सामने इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ये था वर्साई की संधि। इसलिए हम लेके आए क्योंकि वर्साई की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें ही बीजारोपण हो गया था, किसका बीजारोपण हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार का। सेकेंड जो विश्व युद्ध हुआ है वो फर्स्ट वाले में बीजारोपण हो गया था, नहीं होता, लेकिन इसकी बहुत बड़ी वजह रही थी। वो हम आज आपको वर्साई की संधि में बिल्कुल एग्जाम्पल के सही इस प्रकार से समझाएंगे कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा और आप फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार कभी नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और मुझे पता है आप समझेंगे भी। अगर आप एक बार ईयरफोन लगा के क्लास देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक बार में ही आपके समझ में आ जाएगी। फिर क्या होती है, वर्साई की संधि होती है। लिखिए आप, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि होती है, यहीं से हिटलर जन्म लेता है। मतलब हिटलर का जन्म होता है, जन्म तो बहुत पहले हो, लेकिन हिटलर जो वास्तविक हिटलर होता है वो यहीं से जन्म लेता है और यही फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में उभरता है। ये एक हिटलर एक सिर्फ सैनिक था, लेकिन ये क्या है, ये जो मित्र राष्ट्र वाले थे इनके एक सैनिक की नज़र इस पर पड़ती है, वो इसके दवा गोली करते हैं और यही दवा गोली इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाती है। और क्या होता है, यही सेकेंड वर्ल्ड वार में यही जर्मनी को एक बार फिर से खड़ा करता है लड़ने के लिए। अब आप समझिए क्या होता है, वर्साई की संधि हो जाती है। वर्साई की संधि कब हुई है, उसका सम्मेलन कहाँ, इसका सम्मेलन पेरिस में। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। तो इसका सम्मेलन के लिए आप डेट डालिए, इसका सम्मेलन होता है इसका सम्मेलन कब होता है, 18 जनवरी 1919 को। 18 जनवरी 1919 को क्या होता है, इसका सम्मेलन होता है। कब होता है, 18 जनवरी 1919 को इसका सम्मेलन होता है। और कब होता है, कहाँ होता है, अगर पूछे जाए किस स्थान पे होता है तो वो स्थान होता है पेरिस। पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस, ये इस स्थान पे होता है। और इसका मुद्दा अच्छा पूछा जाए, मुद्दा क्या होता है, मुद्दा आप कुछ थोड़े से लिख लीजिए। यहीं पर राष्ट्र संघ का निर्माण होता है। कि राष्ट्र संघ का निर्माण इसलिए किया जाता है कि जिससे दोबारा युद्ध ना हो पाए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता और राष्ट्र संघ विफल हो जाता है। तो इसके मुद्दा क्या होते हैं, इसके मुद्दा होते हैं राष्ट्र संघ का निर्माण हो गया, फ्रांस की सुरक्षा व्यवस्था हो गई। जैसे फ्रांस था जर्मनी का बहुत तगड़ा दुश्मन था, तो वो इसकी क्या होता है, फ्रांस की सुरक्षा व्यवस्था हो जाती है। और क्या, जीते के क्षेत्र पर किसका अधिकार होगा, कहाँ कहाँ पर सहमति होगी, ये सब हो जाता है। और इसके बाद क्या होते हैं, इसके बाद जो क्षतिपूर्ति हुई, तो जो सैनिक युद्ध होते हैं उनमें क्षतिपूर्ति भी तो होती है, हानि भी तो बहुत तगड़ी होती है, जन धन सब हानि होती है, तो वो भी हुई थी। उपनिवेशों से संबंधित ये सब इसके होते हैं मुद्दा, इस वर्साई की संधि। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अब आप कुछ लिख लीजिए, प्रादेशिक व्यवस्था। प्रादेशिक व्यवस्था क्या होती है, प्रादेशिक व्यवस्था।
प्रादेशिक व्यवस्था में क्या होता है, देखिए आप लिखिए कुछ मत, आप समझने की कोशिश कीजिए प्रादेशिक व्यवस्था क्या होती है और क्या होता है क्या नहीं होता, ये आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, ये होता है कि फ्रांस के पास एक एल्सास लॉरेन, क्या एल्सास लॉरेन होता है, उस पर क्या होता है, जर्मनी ने कब्जा कर रखा होता है। क्या नाम बताए, एल्सास लॉरेन, ये आप लिख लीजिए, एल्सास लॉरेन। एल्सास लॉरेन फ्रांस का एक वो क्षेत्र होता है, उस पर क्या होता है, उस पर वो कब्जा कर रखा होता है, किसने, जर्मनी ने उस पर कब्जा कर रखा होता। अब क्या होता है, जब युद्ध जर्मनी हार जाता है, जर्मनी युद्ध हार जाता है और समर्पण कर देता है, क्योंकि वहाँ पर का शासक क्या होता है, वो तो देश छोड़ के ही भाग जाता है, हॉलैंड भाग जाता है। क्यों, इसलिए वो भाग जाता है छोड़ के देश, वहाँ की जनता ही उसका विरोध करने लगी थी। यार आप सोचो 4 साल लगातार जहाँ पे युद्ध होगा उसकी स्थिति क्या होगी, कितनी भी अच्छी स्थिति हो, इतनी बुरी स्थिति हो जाती है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। वहाँ का शासक को छोड़ना पड़ता है, तख्ता पलट हो जाता है, तख्ता पलट होने के बाद फिर जो जर्मनी ने फ्रांस के क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था, एल्सास लॉरेन, ये फ्रांस वापस ले लेता है। ये वापस लेता है, इसके साथ ही क्या होता है, जो जर्मनी के क्षेत्र होते हैं सार एवं रूर क्षेत्र, सार एवं रूर क्षेत्र, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सार एवं जो रूर क्षेत्र थे कोयले के मतलब भंडार थे, कोयले के भंडार थे, जर्मनी के कोयले के भंडार थे, ये भी फ्रांस अपने अंडर में कर लेता है। और इस पर क्या होता है, इस पर 15 वर्षों तक ये कहता मेरा रहेगा, उसके बाद जनमत होगा कि जो भी जीतेगा, जो भी उस जनमत में जीतेगा ये क्षेत्र उसके अंडर में जाएगा। तो ये क्या होता है, ये देखिए अब जर्मनी को ये लोग क्या करते हैं, इस संधि के धीरे धीरे कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, मतलब जर्मनी के हाथ पैर काटने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसका ये भी क्षेत्र छीन लेते हैं। प्रादेशिक व्यवस्था में जो तो एल्सास लॉरेन कहा है किसका हिस्सा होता है, फ्रांस का होता है क्षेत्र, ये तो वापस कर लेते हैं, ये इनका वापस हो जाता है। और इसके बाद इसका राइनलैंड नाम का एक वो भी होता है, राइनलैंड। अच्छा, राइनलैंड एक क्षेत्र और था, ये क्या था, ये इनका शस्त्र खाना था, मतलब जहाँ शस्त्र वगैरह रखे जाते हैं, सैनिक वगैरह के रखे जाते हैं, सैनिक वगैरह के शस्त्र रखे जाते थे, उस पर भी फ्रांस अपना कब्जा कर लेता है। कौन, शस्त्र खाना, क्या नाम था, राइनलैंड, लिख लीजिए राइनलैंड। राइनलैंड जो होता है, इस पर भी क्या होता है, इस पर फ्रांस अपना कब्जा कर लेता है, और इस प्रकार से जो सार एवं रूर क्षेत्र पर भी कब्जा कर लेता है, ये भी लिख लीजिए आप, सार एवं रूर क्षेत्र। जबकि जर्मनी राजी नहीं होता इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन आप ये बताइए जो हारा हुआ है वो क्या नहीं करेगा, जब उसने आत्मसमर्पण कर ही दिया है, मजबूरी है उसकी, सरेंडर कर दिया अपने आप को, तो उससे जिस संधि पर साइन करवाए जाएंगे वो उस संधि पर साइन करेगा। लेकिन ये इनके लिए बहुत अपमानजनक थी संधि। इसी संधि का बदला लेने के लिए, इसी संधि के द्वारा सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था, वरना सेकेंड विश्व युद्ध नहीं होता अगर ये संधि ना हुई होती। मतलब संधि होती है मान सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की नहीं। अभी आप आगे देखिए इनके ऊपर कितने प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जर्मनी के ऊपर इतने प्रतिबंध लगा दिए थे कि जर्मनी आने वाले समय, ये इसलिए लगाए गए थे कि जर्मनी आने वाले समय में कभी युद्ध ना कर पाए, मतलब ऐसी स्थिति जैसे इस बार इसने पैदा कर दी है, ये दोबारा कभी इस प्रकार की स्थिति ना पैदा कर पाए, इसलिए इसके ऊपर इतने प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो इसके सारे में रूर क्षेत्र पर भी कब्जा हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता था, इसमें इसे अपना कम से कम 7 लाख जनसंख्या भी गंवानी पड़ती थी, और 25,000 वर्ग किलोमीटर के अपना जो क्षेत्रफल था वो भी इसे गंवाना पड़ता है। देखिए कितना भयंकर, मतलब आप सोचिए आपके घर में रह रहे हैं और ऐसा युद्ध हो जाए कि आपको घर का अपना कुछ हिस्सा पड़ोसी को देना पड़ जाए, तो आप समझ सकते हैं कितनी अपमानजनक बात है ये। तो ये हो जाता है, या आप नोट कर लीजिए, ये सार एवं रूर क्षेत्र हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, अब जर्मनी के पास सैन्यवाद होता है। आप एक चीज़ समझिए, जर्मनी के पास सैन्यवाद होता है। जैसे आप देखते हो इजराइल एक देश है, वहाँ के हर नागरिक को पूरी आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। किस प्रकार से कि अगर कभी युद्ध होता है तो हमने खुद अपने सब तैयार कर रखे हैं, सैनिकों को हम बुला के तुरंत, मतलब किसी को ट्रेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे भारत में क्या होता है, एनसीसी की व्यवस्था होती है, एनसीसी के तहत ही बच्चों को सेना की ट्रेनिंग पूरी दी जाती है, पूरा उन्हें बंदूक वगैरह है जो सब चलाना बताया जाता है। उसी प्रकार से इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ पर हर एक प्रत्येक व्यक्ति को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाए। अब आप सोच रहे हो कि वहाँ पर सब्जियाँ नहीं होती, खेती नहीं होती, सब होता है। इसका मतलब ये नहीं, मतलब ट्रेनिंग होती है, हर एक आदमी को ट्रेनिंग मिली होती है, फिर बाद में वो अपना काम करते हैं सारा, बहुत से सब्जी बेचते हैं, खेती करते हैं, सारा काम होता है। लेकिन वो उन्हें अपने देश को मजबूत, अपनी सेना को मजबूत बनाए रखने के लिए ये करते हैं वो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या था, जर्मनी के पास सैन्यवाद था, तो इनने कहा सैन्यवाद खत्म होना चाहिए, जर्मनी सैन्यवाद खत्म होना चाहिए, और 1 लाख से ज़्यादा जर्मनी सेना नहीं रख सकती है,
1 लाख से ज़्यादा जर्मनी अपनी सेना नहीं रख सकती है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन सबको कमज़ोर कर देते हैं। उनके बाद यू बोट नाम की एक पनडुब्बी होती है, और यू बोट नाम की पनडुब्बी, और एक क्या होता है, पनडुब्बी भी होती है, उसके साथ साथ इनके पास वो एक जहाज़ भी होता है, इम्पीटर नाम का एक जहाज़ भी होता है। तो वो भी ये सब छीन लेते हैं और मना कर देते हैं कि आप ऐसे कोई चीज़ नहीं रखेंगे अपने पास। तो ये देखिए जर्मनी को कमज़ोर करने की तो बात हो रही है, जर्मनी को इतना कमज़ोर कर देंगे ये कि जर्मनी आगे ना लड़ पाए। तो ये क्या करते हैं, ये सैन्य निवाद पे भी रोक लगाते हैं, इनके अनिवार्य जो सैन्य निवाद होता है उस पर भी क्या करते हैं, ये रोक लगा देते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट आपके ये हो जाए। फिर ये क्या करते हैं कि युद्ध का सामान, आप ऐसा कोई भी युद्ध का सामान नहीं बनाएंगे, जर्मनी से कहते हैं, जिससे आप युद्ध कर पाए। मतलब हल्के 6 क्रूज मिसाइलें दी जाती है कि आप इतना रख सकते हैं, और कुछ कम टैंक दिए जाते हैं कि इतना आप रख सकते हो, लेकिन आप जो सोचो उस प्रकार से नहीं रख सकते। तो इनके ऊपर हर चीज़ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब आप देख रहे हैं नए लड़ाकू जहाज़ जो हो गए, जहाज़ नहीं आप तैयार कर सकते, किसी देश से हथियार खरीद नहीं सकते हैं आप। अगर खरीदते हैं उससे पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुमति आपको मिलेगी नहीं। तो नए जहाज़ नहीं बना सकते, नए हथियार नहीं बना सकते। जिस प्रकार से हमारी DRDO है, तो हम ब्रह्मोस वगैरह मिसाइल का इसी के तहत सब हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या वहाँ पे भी कुछ होगा। तो ये नया कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ हथियार रख सकते हैं। 1 लाख से सेना लिमिट हो गई थी इनकी। तो अब बहुत ज़्यादा इनकी दिक्कतें आ जाती हैं। फिर आती है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में अच्छा क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्षतिपूर्ति। अब जगह अमेरिका अच्छा मना भी करता है कि आप एक काम करो, क्षतिपूर्ति की बात हुई है, अब जर्मनी के ऊपर इतना प्रेशर मत डालो कि वो ना झेल पाए। अब लेकिन जो फ्रांस और इंग्लैंड ये पीछे पड़े होते हैं बर्बाद करने को जर्मनी को लेकर। ये कहते हैं नहीं, हमें इससे सारा मुआवजा चाहिए है, जो हमारी सेना का नुकसान हुआ है, जो हमारे यहाँ पर बिल्डिंगें बेकार हुई हैं, तो वो सब इनसे हम लेंगे जर्मनी से। जर्मनी पैसे देगा हमें, जिससे हम अपना फिर से निर्माण करें, कुछ करें। तो फ्रांस और इंग्लैंड इसके पीछे पड़ा होता है, लेकिन अमेरिका एक बार इस पर नाराज़गी भी जताता है, लेकिन जब और सब देश तैयार है तो वो कुछ कर नहीं सकता था। तो इस प्रकार से जर्मनी को इतना अपमान महसूस करना पड़ता है, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा अपमान महसूस करना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें होती हैं वर्साई की संधि में। तो अब आपको समझ में आ गया कि वर्साई की संधि क्या थी, क्या नहीं थी, पूरी अच्छे से हमने आपको समझाई वर्साई की संधि। फिर क्या होता है इसके बाद, फिर मैंने आपको ये तो देखो युद्ध के बारे में समझाई दिया था, प्रथम युद्ध कैसे हुआ था, क्या ऐसे नहीं। फिर यहीं से कौन, हिटलर जन्म लेता, एडोल्फ हिटलर। वो फिर से खड़ा करता है जर्मनी को फिर से खड़ा करता है, और सेकेंड वर्ल्ड वार करता है, और सबको मुँह तोड़ जवाब देता है। तो अब सोचिए जर्मनी कितना दब चुका है, लेकिन एक बार जब फिर उभरेगा, जर्मनी फिर उभरता है और इन सबको जवाब देता है। तो हमने आपको बता दिया है कि किस किस वजह के कारण युद्ध हुआ था और कब युद्ध हुआ था, क्या नहीं। अब आपको देखिए मैं आगे एक क्लास लाऊंगा, सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसे डिटेल से आपको एक बार समझा दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगी। जितने भी युद्ध हुए हैं, 1962 का हो गया, इंडो चाइना ये सब, और कारगिल युद्ध हो गया, ये सब आपको मेरे चैनल पे एक लाइन से मिलेंगे। बस थोड़ा सा आप वेट कीजिए, सब मैं आपको सामने क्लासें लाने वाला हूँ, और इंटरेस्टिंग मतलब इस प्रकार से क्लास लाने वाला हूँ कि जिससे आपको अच्छा लगे। क्योंकि ये देखिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ जानकारी होना बहुत, ये पेपरों में यहाँ से सवाल उठते हैं कि अगर पूछ दिया जाए कि इसका युद्ध कब हुआ था, तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा, और लेकिन फिर भी आप सेकेंड वर्ल्ड वार की डेट लिख लीजिए। आगे वाली क्लास में हम आपको पूरा करा देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार की कब से कब तक था, 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 से कब चली थी, 2 सितंबर 1945। ये भी देखिए 6 साल खूब चला था रपटा के, वो तो चलो 4 ही साल चला था, लेकिन इसमें जनहानि आपको पता कितनी हुई थी। ऐसा काश ऐसा ना हो कभी जो थर्ड वर्ल्ड वार के नंबर आए। अब देखिए इसमें कितने, कम से कम 6 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। इसमें कितने थे, 1 करोड़ 70 लाख, तो इसमें 1 करोड़ 10 लाख तो उसमें सेना मारी गई थी, उसमें 70 लाख आम जनता मारी गई थी, हमने आपको बताया, और 2 करोड़ से ज़्यादा इसमें लोग घायल हुए थे। तो इसमें बहुत जन धन माने सबकी हानि हुई थी। कोशिश करते हुए वैसे देश जो है, अब तो नाटो बन गया है, उधर संयुक्त राष्ट्र, बहुत से संगठन हैं जो कोशिश करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कि युद्ध ना हो, युद्ध की स्थिति ना पैदा हो, वरना युद्ध में क्या होता है, बहुत तगड़ी जनहानि होती है।
तो कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी देख रहे हैं क्या माहौल बन रहा है क्या नहीं, लेकिन उस टाइम मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ था। मीडिया क्या करती थी, फ्रांस की मीडिया क्या दिखाती थी, मीडिया तो आपको पता जो दिखाए वो अच्छा है। फ्रांस की मीडिया दिखाती जर्मनी के खिलाफ कि जर्मनी के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, और जर्मनी की मीडिया फ्रांस के खिलाफ दिखाती, मतलब कि एकदम कतई नफरत भर देती थी, अंदर नफरत आ जाती थी एक दूसरे देश के खिलाफ कि ये लोग बहुत बुरे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता यार, सब पूरे नहीं होते हैं। ये तो हमारी मीडिया है या कुछ है जो एक दूसरे को ये सब दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपके सामने अब सेकंड बार लाएंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।